6 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में NaBH4, ऑल्दो अभी इस सवाल को नहीं बनाना है क्योंकि NaBH4 वाला पार्ट आयनिक कंपाउंड है। तो जैसे NaBH4 अगर कंसिडर करेंगे तो सोडियम वाला पार्ट मालूम है प्लस चार्ज होगा और BH4 माइनस चार्ज होगा। तो जो BH4 माइनस है ये चीज अभी नहीं बना सकते, इसलिए इस चीज को छोड़ सकते हैं। बाकी आज हम लोग बता देंगे, बहुत ही सिंपल सा चीज है। और कोई डाउट? सब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही है। अरे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है तो तुमको ढूंढने का है ना ये कौन सा क्वेश्चन बनाने लायक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा कैसे है? मेरे स्क्रीन में हमको जो दिख रहा है उसमें हमको लगता है कि 5 या 6 क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है। 21 21 ठीक है, 21 छोड़ सकते हैं। फिर इधर 22 5 नंबर छोड़ सकते हैं, 6 नंबर छोड़ सकते हैं, 7 8 छोड़ सकते हैं। उसके अलावा 19 छोड़ सकते हैं, 20 छोड़ सकते हैं, और कौन सा 24 छोड़ सकते हैं, SnCl2 SN4, 27 छोड़ सकते हैं। बाकी तो कोई नहीं छोड़ना है, बाकी सब बनाने लायक है। सर इसमें 28 बताइए ना। 28 वाला पार्ट चलो ध्यान दो। जैसे पहले तो ये चीज डिसाइड करते हैं हम लोग कि दोनों में सेंट्रल आइटम कौन सा है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, यही अपना सेंट्रल आइटम होगा, जिसके एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन डाल सकते हैं। और एक चीज सोच के देखो, जैसे हम लोग बोले थे बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो अगर मान लो कि बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करना है तो इस तरह के सिनेरियो में जब हम लोग को बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करना है तो आराम से हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन वाले का ऑक्टेट पूरा करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, लास्ट क्लास में इस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर हम लोगों का बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करना होता है तो बाहर वाले के ऑक्टेट को पूरा करने के बाद हम लोग एक चीज ध्यान रखते हैं कि कितना बॉन्ड सेंट्रल एटम बना सकता है। और नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन वाला पार्ट 3 ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि यहाँ वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाला पार्ट जो है उसमें हम लोग का 3 बॉन्ड बनता हुआ दिख गया। अब ऑक्सीजन को हम लोगों को 2 बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नाइट्रोजन वाले पार्ट को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना भी चुका है। तो इस तरह के केस में फिर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड आराम से बना सकते हैं कि जिसको बॉन्ड नहीं बनाना है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है आराम से, तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है और ऑक्सीजन वाले पार्ट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आराम से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये चीज हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेट में कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो पी ब्लॉक टॉपिक है उस पी ब्लॉक टॉपिक में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के 5 कंपाउंड दे रखे, 5 ऑक्साइड दे रखे हैं, NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। अभी तक जेई मेंस में और जेई एडवांस में इन 5 ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर पे एटलीस्ट 5 बार 6 बार सवाल पूछा जा चुका है। 3 बार तो मतलब जेई एडवांस में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, इनमें से कौन कौन से कंपाउंड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा, इनमें से कौन कौन से कंपाउंड में ये बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा, ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है। इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखने लायक चीज है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 28 के बाद? सर कुछ केस में ऐसा होता था कि जैसे फास्फोरस का वेरिएबल वैलेंसी है ना, कोवैलेंसी, तो किसी में 3 में ही स्ट्रक्चर बन जाता था और किसी में 5 में बनता था, तो कौन सा सेलेक्ट करना सही होगा सर? जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब 3 में बन रहा है या 5 में बन रहा है कोई मतलब थोड़ी ना है। हम लोग का अगर कोवैलेंसी 3 होने से काम चल रहा है तो 3 वाला पार्ट, अगर 5 होने से काम चल रहा है तो 5 वाला पार्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों कोवैलेंसी एग्जिस्ट कर सकता है तो दोनों में जो भी लेके चलो, उसमें तकलीफ थोड़ी ना है। और कोई डाउट? सर 29 क्वेश्चन नंबर 29, N2O3, इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, स्टार मार्क कर रखा है। लास्ट क्लास में बोला था कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको याद ही रखना पड़ेगा, उसमें लॉजिक केवल काम नहीं करेगा। जैसे एक लॉजिक ये हो सकता है कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा तो 2 नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बना दिया, उसके अलावा दोनों पे एक एक ऑक्सीजन डाला तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट बन गया, फिर एक ऑक्सीजन बीच में डाल के ऐसा N2O5 बना, सॉरी N2O3 बना सकते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। एक नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरे नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो याद रखना पड़ेगा कि यही एग्जिस्ट करता है। तो उसमें हम लोग लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। लॉजिक एक जनरलाइजेशन है, जो तुम लोगों को स्ट्रक्चर दिए हैं 1 to 29 तक, इसमें से बहुत जगह पे ये चीज वैलिड होगा,
लेकिन जहाँ पे यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 यूनिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन नंबर 49 है। ये क्वेश्चन नंबर 49 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, और यहाँ पे शायद थोड़ा गलत है। NSF3 होल थ्राइस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है मॉलिक्यूल। तो हम लोग जिस जनरलाइजेशन की बात करते हैं उस जनरलाइजेशन पे ये चीज आराम से पुट अप किया जा सकता है। और कोई डाउट किसी को, किसी क्वेश्चन में? सर 41 N2O5 तो शायद लास्ट क्लास में बताया था। दोनों नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, दोनों पे एक एक ऑक्सीजन डाला तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। उसके अलावा दूसरा ऑक्सीजन डाला तो प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है डबल बॉन्ड मान लो बना लेते हैं, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, बट नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। नाइट्रोजन वाला पार्ट हमेशा 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह के केस में एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी बचा एक ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग बीच में डाल सकते हैं। तो एक चीज इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोवेलेंसी वाला पार्ट भले ही दिखता है कि एक्सपेंड हो रहा है, बट एक्चुअल में वहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग के नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ वाले पार्ट में भी ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और कोई डाउट? 48 क्वेश्चन नंबर 48 N3P3Cl6 इस टाइप का दिख रहा है यार, तो नीचे वाला 50 नंबर, मतलब अगर देखा जाए तो 50 नंबर के जैसा कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस नाइट्रोजन, ऐसा 6 मेंबर रिंग, और उसके अलावा हर एक के ऊपर एक एक क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और कोई डाउट? इसको बनाने का एक तरीका डिस्कस करेंगे, अभी आते हुए डिस्कशन पे भी आएंगे हम लोग। और कोई डाउट? बोलो जल्दी, और कोई डाउट? सर कैसे पता चला कि यहाँ पे साइक्लिक बनाना है? लॉजिक से, बाकी स्ट्रक्चर देख कर रटना है कि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो है। ये तो लास्ट क्लास में बोले थे, जो मॉलिक्यूल जैसा एग्जिस्ट करता है वैसे ही एग्जिस्ट करता है, तो ये तो याद रखना पड़ेगा कि ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं ताकि इस तरह का स्ट्रक्चर फाइंड कर पाए। और कोई डाउट? सर इसके आगे नहीं बन रहा था तो नहीं बना है। डाउट केवल तुम ही पूछ रही है, बाकी लोग तो डाउट पूछ भी नहीं रहा। हाय सुदीप, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 में कहाँ है भाई 38? अच्छा हाँ, HNO4 का एक और चीज यहाँ आसान दे भी रखा है, खैर चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग HNO4 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, और ये चीज बताया था कभी भी नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन होगा तो सबसे पहले काम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ H और ऑक्सीजन है तो OH ग्रुप भी बना सकते हैं आराम से, और OH ग्रुप वाला पार्ट ऐसा डाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो अगर मान लो एक ऑक्सीजन प्लेस करते हैं तो एक को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल जाएगा, बट नाइट्रोजन के ऊपर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो 1 2 3 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 चला गया। तो अब नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तब इस केस में क्या करें? तो इस केस में परऑक्साइड बॉन्ड बनाना एक पॉसिबिलिटी निकल के आएगा। और परऑक्साइड बॉन्ड अगर बनाते हैं तो जैसे एक चीज सोच के देखो कि मान लो यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड बनाए तो फिर ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड तो बन गया, बट नीचे वाला ऑक्सीजन खाली हो जाएगा, तो इधर परऑक्साइड बॉन्ड बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो एक जगह से छोड़ देता है। दूसरी जगह पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाए तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और मान लो या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो बीच वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ दिक्कत हो जाएगा। बीच वाले ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड है जो कि बना नहीं सकते, तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड हमेशा इन जनरल इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है जहाँ पे एक OH ग्रुप हो या OR ग्रुप हो, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ कोई यहाँ पे ग्रुप होगा, तो इस पार्ट के साथ तुम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन और उसके ऊपर OH ग्रुप आराम से प्लेस किया जा सकता है, ऐसा पेरोक्साइड बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो यहाँ वाले पार्ट में
HNO4 का स्ट्रक्चर बन के आ गया। जब भी कभी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिखाई देगा जिसको एडजस्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही है तो पेरोक्साइड बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे 87 नंबर H2SO5। अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, एक मिनट। तो H2SO5 के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जैसे सल्फर वाला पार्ट सेंट्रल एटम होगा, और H2SO5 में इस चीज को हम लोग कैरोज एसिड भी बोलते हैं, नाम थोड़ा ध्यान रखना। इस केस में जैसे हम लोग H2SO5 वाला पार्ट अगर स्ट्रक्चर को मेंशन करते चले तो सबसे पहला काम हम लोग का कितना OH ग्रुप बनेगा, 2। तो एक OH ग्रुप बना दिया, दूसरा OH ग्रुप बना दिया, और OH ग्रुप वाला पार्ट सिंगल बॉन्ड पे आ सकता है। 3 ऑक्सीजन बच गया, तो एक ऑक्सीजन डाला, 2 ऑक्सीजन डाला, तीसरा ऑक्सीजन डाला, और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि सल्फर के ऊपर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब सल्फर मैक्सिमम 6 कोवैलेंसी शो कर सकता है, और यहाँ तो हमको 8 कोवैलेंसी दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 कोवैलेंसी के हिसाब से ये स्ट्रक्चर तो गलत है। तो इस केस में ये स्ट्रक्चर अगर गलत है तो एक ऑक्सीजन कम करके देखो। अगर एक ऑक्सीजन कम करके देखेंगे तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट हम लोग आराम से ऐसा बना सकते हैं, और उसके बाद अगर एक ऑक्सीजन को प्लेस करना है तो हम लोग आराम से एक पेरोक्साइड बॉन्ड के जैसा यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसा आराम से बन सकता है। बट ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही पेरोक्साइड बॉन्ड बनाना, दूसरा पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाना होता है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को किसी भी मॉलिक्यूल में? कोई भी ऐसा इंसान है जो क्वेश्चन नंबर 129 तक ट्राई किया हो? कोई भी ऐसा इंसान जो 129 तक ट्राई कर लिया? बनना नहीं बनना कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कौन कौन किया? संचिता कर ली, शिवम भी कर लिया। सर वहां तक पहुंच नहीं पाए। वहां तक पहुंच नहीं पाई, इतना टाइम लगेगा जी 129 क्वेश्चन सर में। 104 का 104 तक भी नहीं, भी कम है। इतना सिंपल तरीका तुम लोगों को बताया है, इतना फास्ट तरीका बताया है, तभी भी 129 तक नहीं पहुंच पाए। डूब मरो तुम लोग कहीं जाकर। कूलिंग पॉइंट है तुम्हारे लिए यहाँ पे, 7 कूलिंग पॉइंट बना रखा है सेल वाला, सब 7 जगह डूब सकते हैं। H2N2O2 का बनाइए ना। H2N2, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 37। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन है तो दोनों को सामने सामने डाल देते हैं। अब क्या करें? अच्छा यहाँ पे यार ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। शायद ये स्ट्रक्चर होता है, शायद ये स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है। और कोई डाउट? एक बार हम स्ट्रक्चर कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि हम भी हो सकता है गलती ना कर दें। क्वेश्चन नंबर 37 बोला था ना? हाँ, ये चीज उसको याद रखना है। मतलब जो जो स्ट्रक्चर स्टार मार्क कर रखे हैं उन सबको याद रखने की कोशिश करना। जहाँ पे तो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट बताइए ना। चार्ज वाला कॉन्सेप्ट पाएंगे, रुक जाओ, काहे टेंशन में, सब बताएंगे। सर वो नहीं, जो सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में से चार्ज आ रहा है उससे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, ओके यस सर। चलो भाई ध्यान दो। जैसे मान लो कि अगर कोई 2 एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है, ए वाले पार्ट और बी वाले पार्ट के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है, मतलब हम लोग एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नॉर्मली जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनाते हैं। तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट बनाना है तो उसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि ए के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हम लोग हटा दिए और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट छोड़ दिए। तो जब ए के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बी वाला पार्ट है इसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए तो यहाँ से बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हैं, ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, बी का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो जब भी कभी 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जैसे ए वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो आराम से हम लोगों का ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो अगर यहाँ प्लस चार्ज था तो प्लस वैसे ही आ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज था तो माइनस चार्ज वैसे ही आ जाएगा। तो इस केस में आराम से ए बी का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर हम लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ए के बी के बीच में, तो ए जो लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, मतलब जहां से एरो शुरू हुआ वहां से लोन पेयर, वहां लोन पेयर कोऑर्डिनेट कराया है वो, और जिसके ऊपर एरो खत्म हुआ वहां पे लोन पेयर जाकर के रुक रहा है।
तो जो भी लोन पे डोनेट करेगा उसके ऊपर प्लस चार डाल देना, जिसके ऊपर लोन पे डोनेट हो उसके ऊपर माइनस चार डाल देना। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। 48 या तुम अपने फोन में यूज कर रहा है? 48, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 48 में 48 तो बता ही दिए ना हम। 40। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 N2O4 वाला पार्ट तो किसका डाउट है? N2O4 सर संचिता। एक चीज बताओ संचिता, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया। तो दो सेंट्रल एटम है, दोनों को डाल दिया ऐसे सामने सामने, और उसके बाद क्या करें? सर बताओ। बीच में ऑक्सीजन। बीच में ऑक्सीजन? तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएंगे। जब भी कभी नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है तो सबसे पहले नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। अभी अभी भी उसके बाद बीच में ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना तो एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन को देंगे, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे नाइट्रोजन को देंगे, तो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर है। बीच में ऑक्सीजन हम क्यों डालें जब तक हम लोग को जरूरत नहीं पड़ रहा? तो उस केस में नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड बनाने का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया यहाँ पे। तो उसके दोनों को आपस में अटैच कर दो, N2O4। और कोई डाउट? सर 104। 104 कहाँ है भाई? 104 Cl2O7। किसका डाउट है ये Cl2O7? सर शिवम। शिवम, एक चीज बताओ, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? बोलो भाई जल्दी, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? हाँ? अबे इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमको सेंट्रल एटम डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा? वाह, क्या है ऑक्सीजन होगा बताओ थोड़ा। सर दो ही क्लोरीन। तो ऑप्शन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा। मेरा रिएक्शन देख करके क्लोरीन वाला पार्ट सेंट्रल एटम होगा, तो 2 क्लोरीन है यहाँ पे। अब उसके बाद 7 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन एक को दिया, दूसरा ऑक्सीजन एक को दिया, दूसरे को दिया, दूसरे को भी दिया, फिर उसके बाद तीसरा ऑक्सीजन, बट अभी भी एक ऑक्सीजन बाकी है। अब एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या करना चाहिए? तो बीच में डालना ज्यादा बेटर होगा। तो इस केस में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन वाले पार्ट को दोनों तरफ से अटैच कर दिया, Cl2O7। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 B3N3AC। चलो इसको आज क्लास में डिस्कस करेंगे, वैसे भी डिस्कस करने वाले थे इस चीज को। और कोई डाउट? 59। 59 में H2P2O5, तो फास्फोरस वाला पार्ट सेंट्रल एटम होगा। उसके अलावा जब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएंगे। अब अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिए तो इसमें से कितना ऑक्सीजन हट गया? 2 ऑक्सीजन हट गया, तो बचा अपने पास 3 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितना अपने पास दे रखा है? 4 के बराबर। तो अगर 4 के बराबर हाइड्रोजन दे रखा है तो ज्यादा लॉजिकल नहीं होगा क्या? जैसे ऐसा सोचो कि 3 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन, तो 3 OH ग्रुप तो बन जाएगा, बट अब एक H बचेगा, तो एक H किसको देंगे? वो सिमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा लॉजिकल ये दिख रहा है कि 2 OH ग्रुप बना देते हैं और 2 H ग्रुप बना देते हैं, एक ऑक्सीजन को छोड़ देंगे बीच के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन नहीं बना सकता। तो 2 OH ग्रुप बनाया, एक OH एक को डाला, दूसरा OH एक को डाला। उसके अलावा 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट है, तो इस केस में एक हाइड्रोजन एक को डाला, दूसरा हाइड्रोजन एक को डाला, उसके अलावा एक ऑक्सीजन बीच में प्लेस कर दिया, तो ये अपना H4P2O7 निकल के आ जाएगा। एक चीज पे ध्यान दो, एक हम लोग छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस किए थे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का जब नोमेनक्लेचर करते थे तो उसमें ऐसा बताया था कि एक ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं और किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करके OH ग्रुप का एडिशन करते हैं। तो यहाँ से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये निकल के आ जाता था। तो यहाँ से R के साथ C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा H के साथ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R।
अगर हम लोग एनहाइड्राइड में H2O का एडिशन किए तो उसके वजह से हम लोग को ये स्ट्रक्चर निकल के आया। तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स में से H2O को रिमूव कर दें, H और OH, H2O को रिमूव कर दें, तो उस केस में हम लोग का ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं जब भी कभी एक OH से एसोसिएटेड हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा, मतलब एसिड वाला पार्ट होगा, तो उस OH वाले पार्ट से एसोसिएटेड एसिड से अगर हम लोग H2O रिमूव करेंगे तो हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का फॉर्मेशन, सर ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। एक यूनिट से OH हटाओ, एक यूनिट से H हटाओ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से बन जाएगा। तो जैसे मान लो हम लोग HClO4 लेके चलते हैं, तो इस केस में HClO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है। मान लो एक और HClO4 लेके चलते हैं, तो एक और HClO4 वाले पार्ट में क्लोरीन सेंट्रल एटम, एक OH ग्रुप, उसके अलावा 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल में से H2O हटा दो। तो जब इन दोनों से H2O हटाएंगे तो क्लोरीन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दूसरे क्लोरीन के ऊपर भी 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और बीच में ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने फॉर्मूले में Cl2O7 निकल के आएगा। तो एक चीज सोच के देखो, अगर 2 HClO4 लेके चले तो इसका मतलब H2 ऐसा लिख देते हैं, H2Cl2O8 ये फॉर्मूला निकल के आया। और अगर यहाँ से हम लोग कंपाउंड में एक H2O हटाते हैं, केवल एक H2O हटाते हैं, तो हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन बचा रह गया और ऑक्सीजन एक हट गया, तो Cl2O7 का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी कभी एक एसिड जिसमें हाइड्रोजन वाला पार्ट OH से मतलब ऑक्सीजन से अटैच्ड है, उस चीज को कॉमनली हम लोग ऑक्सी या ऑक्सो एसिड बोला करते हैं, दोनों नाम चलता है। ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड सेम चीज है। जब भी कभी एक ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड वाले पार्ट को हम लोग यूज करेंगे और उसके 2 यूनिट को यूज करके हम लोग उसमें से एक H2 हटा देंगे तो उसका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन निकल के आ सकता है। तो जैसे एक चीज सोच के देखो कि हम लोगों का ऊपर जो स्ट्रक्चर दे रखा था H4P2O5, तो इसमें अगर हम लोग H2 ऐड कर दे तो क्या बनेगा, तो इसके इसमें H6P2O6, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड करो, तो H3PO3 ये फॉर्मूला बन रहा है। और H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या था, तो P डबल बॉन्ड O और 2 OH ग्रुप बना सकते हैं हम लोग आराम से, और उसके अलावा फिर एक H ग्रुप बनाएंगे। ये अपने H3PO3 का स्ट्रक्चर था। तो H4P2O5 में जब H2 एडिशन किए थे तो ये कंपाउंड बना था H6P2O6। इसका मतलब इस कंपाउंड में से अगर हम लोग H2 हटाए या फिर 2 H3PO3 वाले पार्ट में से अगर हम लोग H2O को रिमूव करें, तब उस केस में हम लोगों का ऊपर वाला स्ट्रक्चर H4P2O5 आराम से बन सकता है। इस केस में P डबल बॉन्ड O, एक OH ग्रुप, एक H ग्रुप, एक OH ग्रुप, दूसरा P डबल बॉन्ड O, एक OH ग्रुप, एक H ग्रुप और एक OH ग्रुप। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग अगर इसको यहाँ से हटाए तो हम लोग का स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक H दूसरा H, एक OH दूसरा OH, ये H4P2 और O6 वाले पार्ट का O6 आया, O5 आया, O5 आ रहा है, कुछ ऊपर लिखता, हाँ ठीक है, O5 वाले पार्ट का स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से भी अपने को याद रखने होंगे। वैसे जैसे जब केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट एंड हो रहा होगा, जहाँ पे हम लोग कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और जहाँ पे हम लोग ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड की बात करेंगे, तो ये सब स्ट्रक्चर्स अलग से वहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि इस तरह के स्ट्रक्चर्स में कोई गलती ना हो। बट अभी के लिए तुम लोग को ये स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जैसा एग्जिस्ट करता है एग्जैक्टली उसी टाइप से अपने को याद रखना होता है स्ट्रक्चर। और कोई डाउट 59 नंबर के बाद? चलो ठीक है, इसके बाद हम इसमें कोई डाउट तो नहीं बता रहे 59 नंबर के बाद, क्योंकि अभी तुम लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर जैसा एग्जिस्ट करता है एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग को कंपाउंड बनाना पड़ेगा, और सबका सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे। तो तुमको जिस किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर यूनिक टाइप का लग रहा हो कि सर ये स्ट्रक्चर हमको नहीं पता चल रहा है, फिर ये स्ट्रक्चर बहुत यूनिक टाइप का है, उन स्ट्रक्चर्स को नीचे कॉपी में जो भी आंसर दे रखा है उसे कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेना, और स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना कि स्ट्रक्चर कैसे हम लोग सोच सकते हैं, और उसके बाद उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। एक बार नोट डाउन करेंगे तो स्ट्रक्चर से याद रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अपने लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो बुकलेट में होमवर्क दिए थे क्या? हाँ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 32 सेकंड बुकलेट का। सेकंड बुकलेट का क्वेश्चन नंबर
बोलते जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। बहुत होमवर्क दिए थे भाई तुम लोगों को, बुकलेट तो कोई भी नहीं बनाया होगा। देवांशु बनाए हैं सर। हम रौनक से नहीं पूछ रहे, हम देवांशु से पूछ रहे। देवांशु कहाँ है आज? है देवांशु, वेयर आर यू? यस सर। बनाया होमवर्क पूरा? यस सर। सर 129 तो पूरा बनाया हूँ, बुकलेट नहीं बना पाया। बुकलेट होमवर्क तो हम पहले ही दे चुके थे। लास्ट क्लास में 3-4 ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो बहाना मत मारो मेरे सामने। बहुत मार मारेंगे तुमको हम। रुको तुम्हारे घर आते हैं हम, बहुत हो गया तुम्हारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बॉन्डिंग, बैट लेकर के आएंगे हम, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, CH4 मॉलिक्यूल है, तो अंशिका एक जवाब दो। CH4 में कार्बन का जो सेंट्रल एटम है उसका कोवेलेंसी कितना है? सर 4। 4। और 4 जो कोवेलेंसी है, ग्राउंड स्टेट का कोवेलेंसी है या फिर एक्साइटेड स्टेट का? सर ग्राउंड का ही है। ग्राउंड का ही है पक्का? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में 2s2 2p2 होता है, तो 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2p वाले पार्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तो कोवेलेंसी 2 आ रहा है, जबकि इसको जब उठा के ले जाएंगे तब एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट आएगा, तब जाके कोवेलेंसी 4 आएगा। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट है और स्टार मार्क का रखा है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरा BF3 वाला पार्ट, BF3 में, ठीक है, ओके। और कोई डाउट? एक बार आंसर चेक कर लेना, क्योंकि किसी इस तरह के किसी क्वेश्चन में आंसर एक जगह पे मल्टीपल चॉइस में एक आंसर मिसिंग है, तो आंसर चेक कर लेना, वो हमको बता देना, हम करेक्शन कर देंगे उस चीज का। क्वेश्चन नंबर 43। भी नहीं। यस सर। यार क्वेश्चन छोड़ दो, ये हम टर्म ही नहीं पढ़े थे, हम बस ये वर्ड सब देख करके सवाल दे दिए। मेरा असाइनमेंट में डाउट है। चलो ठीक है, आ जाते हैं उस चीज पे। अभी के लिए 43 छोड़ देना। ये टर्म अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, हम केवल ग्राउंड स्टेट देख के सवाल दे दिए थे, मेरे से गलती हो गया। और गुड डाइसाइनोजेन का लेवल स्ट्रक्चर चलो ठीक है, एक हम हिंट दे देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ ग्राउंड स्टेट बोला है ना, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ लो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोग का ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, ऐसा हम लोग समझ के चल रहे हैं। तो इनमें से कौन से केस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेट में होगा? तो पहले वाले केस में कोवेलेंसी 3 है, जबकि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो 1 क्या जो s इलेक्ट्रॉन है जब p में जाता है तब जाके कोवेलेंसी 3 आता है। तो यहाँ पे तो ग्राउंड स्टेट वाला पार्ट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। NS3 में 2s2 2p3 कोवेलेंसी 3 आता है यहाँ से, और यहाँ 3 कोवेलेंसी है भी, मतलब ग्राउंड स्टेट में काम हो रहा है। PCl3 अगर लेके चले तो उस केस में नाइट्रोजन के जैसा 3s2 3p3 होता है। कोवेलेंसी वाला पार्ट ग्राउंड स्टेट में 3 है, ये भी आंसर होना चाहिए। और लास्ट वाले केस में BF2 है, और BF2 वाले पार्ट में बेरिलियम वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है। तो 2s2 वाले पार्ट में एक चीज सोच के देखो, बेरिलियम वाला पार्ट अल्कली मेटल, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल से सबसे पहला एलिमेंट है जो कि मेटल है, लेकिन फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो मेटल भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली नहीं बनाते, बट कुछ कुछ मेटल बना सकते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस केस में जो 2s2 वाला पार्ट है, उसके अलावा 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोवेलेंसी तो यहाँ 2 दिख रहा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तभी बॉन्ड बन पाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अभी के लिए समझ लेना मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, वहां से आंसर हो सकता है। और कौन सा डाउट, कोई बोला कुछ? सर डाइसाइनोजेन का लेविस स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाइसाइनोजेन का लेविस स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा होता है। अच्छा तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए? CN होल ट्वाइस। CN का मतलब हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना? तो एक और C ट्रिपल बॉन्ड N रख देते हैं। अब तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए? दिमाग है तो जवाब दीजिए। सर दोनों साथ में, पता नहीं। अरे किसका बॉन्ड बाकी है? कार्बन का। बना दो ना, फिर तकलीफ क्या है? हो गया ना ये स्ट्रक्चर, C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N, कहानी खत्म। कितना पाई बॉन्ड हो गया? 4। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 3 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड। कहाँ गया 3 सिग्मा 4 पाई? सी ऑप्शन। और कोई डाउट?
ना। So question 30. Question number 30. The covalency of nitrogen in HNO3. नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर +4, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रखा? ठीक है, और कोई डाउट? ये सब क्वेश्चंस थोड़े पहली बार सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन ऐसा है कि इतने स्मॉल लेवल पे नहीं जा सकते हम लोग, बेसिक चीजों का डिस्कशन की ये सब क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखना है, और क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये सब चीज तुम लोगों को क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करना ही करना है। सर वो स्ट्रक्चर वाला में डाउट है। बोलो सर 37 नंबर। यार, तो अभी ये स्ट्रक्चर वाले में डाउट पूछा है, ये सवाल किया था नहीं था क्लास में, उस टाइम पे नहीं आया था। मैं इतना स्टैंडर्ड हिंदी क्यों बोलता है तुम? बिहारी टाइप से हिंदी नहीं बोल सकता है क्या? कौन सा जल्दी बोला? कोई गुस्सा नहीं करता है। 37 ये तो हाँ बता ही सर, तो, इसमें नहीं आप बोले थे ना रिकॉर्डिंग सुनना। सर, इसमें आप बोले थे ना हाँ कि पहले नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को डबल बाउंड करा देना है, तो अरे अगर इसमें वैसे करेंगे तो एटम बनेगा इसमें। हम कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं सबसे पहले कि हम लोग के सिलेबस का 70 से 80% क्वेश्चन उस जनरलाइजेशन में पुट हो जाएगा जो लॉजिक हम दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये थोड़े है कि उसी में सब कुछ पुट हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शन तो रहेंगे ना अलग अलग, तो एक्सेप्शन का केस है, बुझाया? हाँ सर, बुझा गया। चलो ठीक है, और कोई सर डाउट? सर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का सर एक और कंपाउंड है सर, उसका क्या होगा कौन सा? स्ट्रक्चर? सर NO2 NH4 NH2 NO2 NH2 कहाँ पे है? सर 50 क्यूब आसपास है सर। सर 47 है। NO2 NH4 2 यार कंपाउंड तो आयनिक टाइप का दिख रहा है, चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। NO2 NH4 दे रखा है कंपाउंड, तो NH2 ही दे रखा है। तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ सेपरेट कर दिया NO2 NH2, इसीलिए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। तुमको ऐसा लग रहा है कैसा हो सकता है? ऑल्दो इसका स्ट्रक्चर ज्यादा प्रिसाइजली ऐसा होना चाहिए, NO2 माइनस और NO2 प्लस और NH2 माइनस, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक पार्ट आयनिक और एक पार्ट कोवेलेंट, इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा मॉलिक्यूलर आज तक देखे नहीं है वैसे, एनसीईआरटी में तो नहीं देखे, बट ठीक है, ऐसा अगर दे रखा है तो एक कॉम्बिनेशन दे रखा है बेसिकली आयंस वाले पार्ट का, NO2 प्लस और NH2 माइनस। तो आइदर ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा, और नहीं तो फिर सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स डाल दो प्लस चार्ज के साथ और NH2 में माइनस चार्ज डाल दो। एक बार देख लेते क्वेश्चन नंबर 47 46 47, हाँ एग्जैक्टली वही चीज किया है यहाँ पे। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बाकी ये स्ट्रक्चर डाल दिया है। ये दूसरे स्ट्रक्चर को अभी के लिए समझ के चलना, रेजोनेंस वाला पार्ट एक इफेक्ट है, उसकी वजह से दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। बाकी स्ट्रक्चर में वही किया है कि N के ऊपर O2 डाला है और नाइट्रोजन के ऊपर H2 वाला पार्ट। जैसे लास्ट क्लास में एक चीज बोला था कि कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसा दे रखा होगा उसके हिसाब से ही काम करना होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर 2 नाइट्रोजन देना हो तो ऐसा दे सकता था N2 H2 O2, लेकिन वैसा नहीं दिया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर NO2 NH2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा दे दिया है कि NO2 लेना है अलग और उसके साथ साथ NH2 अटैच करते हुए काम करना है। और कोई डाउट? तो बुक में से लुईस स्ट्रक्चर का सर बहुत सारा पोस्टुलेट जैसा सर लिखा हुआ था सर, रूल जैसा। मत पढ़ो उसको, सब बेकार है। दुनिया को लिखा हुआ दुनिया को दिखाने के लिए वो सब। सर यार देखो, हम जो तुमको लॉजिक बताए हैं वो लॉजिक एक्चुअल में लैंग्वेज में पुट नहीं कर सकते। कैसे लैंग्वेज में पुट करेंगे उस चीज को? सिमेट्रिकली समझ लो, इससे ऐसा 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 हो जाएगा, इसको लैंग्वेज में थोड़े ना पुट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज में पुट अप करने के लिए कोऑर्डिनेट्स से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर चार्ज से तो किसी भी मतलब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो किसी से भी सर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता था दूसरे एटम पे, तो सर उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा सर? एक ही चीज को फॉलो करे सर, वो तो सर अजीब लग रहा है। समझ नहीं आया तू बोला क्या, वही अजीब लग रहा है हमको। पहले सही से बोल कि क्या बोला। सर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सर उसमें तो किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एटम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग चीज होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है, CL6 ऐसा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं क्या?
इससे जो अभी बताया सर वो भी तो वही है ना, नहीं, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना अलग चीज होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग चीज होता है वो सर तो कोवेलेंट ही मॉलिक्यूल बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। बोलो सर तो ये सर तो यहाँ पे O पे चार्ज आ रहा है ना। तो आने तो दिक्कत क्या है उससे। इसको ऐसा समझ लो ना अभी के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हुआ तो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं ऐसा। यस सर। और कोई डाउट? हो जाएंगे इस चीज को लेके, यूज्ड टू हो जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। और कोई डाउट किसी को? बुकलेट में पहला वाला पार्ट तो बन गया हो गया। पहले वाले पार्ट में एक दो सवाल दिए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई ClF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब क्वेश्चन हम लोग लास्ट में कराएंगे। नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज का कुछ पार्ट होगा बट ये सब बहुत बेसिक पार्ट है, ये सब ऐसे भी आ जाना चाहिए। क्लोरीन वाला पार्ट कोवेलेंसी 3 शो कर सकता है बट फ्लोरीन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें 3 बॉन्ड नहीं बना सकते। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग ऐसा आराम से बोल सकते हैं कि क्लोरीन वाले पार्ट में इसमें जैसे लिखना पड़ेगा अपने को वाई में कि फ्लोरीन वाला पार्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, बोलने का लैंग्वेज है। ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता या फिर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर सकता, मतलब सेकेंड के एलिमेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। तो अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड वाले पार्ट का कि आयंस के केस में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। एक मिनट, चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग लेविस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो अभी तक कुछ कुछ सिंपल लॉजिक के ऊपर बेस्ड कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स वाले किए थे, ऐसा वैसा दिस दैट। उसमें जैसे एक मान लो ये एग्जांपल है B3N3S6। तो इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करते हैं, एक तो इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोराजोल या ऐसी चीज को हम लोग बोराजीन या ऐसी चीज को हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं इसका लॉजिक आगे पता चलेगा जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो बोराजोल बोलो या बोराजीन बोलो या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला पार्ट बोलो, जब हम लोग बोरोन फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंपाउंड फिर से आएगा ही आएगा। तो जब हम लोग B3N3S6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहला काम सेंट्रल एटम डिसाइड करो। तो सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो बोरोन वाला पार्ट सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सेंट्रल एटम होगा। पर टोटल कितने सेंट्रल एटम है? 3। अगर 3 है तो 3 को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो एक लाइन सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर 3 पॉइंट को सबसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के जैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें, तो 3 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन लॉजिकली अगर देखा जाए तो तीनों बोरोन के ऊपर अटैच कर सकते हैं और एटलीस्ट एक एक बॉन्ड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोरोन का कोवेलेंसी कितना होता है? तो बोरोन का कोवेलेंसी वाला पार्ट 3 होता है। 3 ही इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना लिया तो बाकी तो 2 बॉन्ड दूसरे के साथ बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। तो बोरोन का कोवेलेंसी ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब बचा के अपने पास 6 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अब बोरोन के साथ तो जा नहीं सकता क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे डाले, नाइट्रोजन का तीनों बॉन्ड कंप्लीट हो गया। दूसरा हाइड्रोजन बाकी नाइट्रोजन पे डाले, नाइट्रोजन का दोनों बॉन्ड कंप्लीट हो गया। और उसके अलावा फिर से हाइड्रोजन वाले पार्ट को नाइट्रोजन पे डाले, नाइट्रोजन वाले पार्ट का बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इस एक चीज का ध्यान रखना। सर इसको सर ये 6 जगह पे ऐसे करके नहीं बना देंगे? अरे बतिया सुना करो पहले पूरा, काहे इतना हड़बड़ी में रहता है? कोई ट्रेन छूट रहा है क्या तुम्हारा? तो लॉकडाउन में ट्रेन भी सारा कैंसिल है झारखंड से, गजब करता है भाई। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे 3 मेंबर रिंग वाला पार्ट, क्योंकि इस 3 मेंबर रिंग वाले पार्ट में हम लोग के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे
तो पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट से एसोसिएटेड एक बॉन्ड एंगल होता है। तुम लोगों को बताया भी था शायद से, जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री के बराबर आता है। ये 60 डिग्री एंगल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी में आता है। जैसे मान लो, ऐसा समझ लो, हम लोग का जो हाथ है वो हाथ का शेप ऑलमोस्ट ऐसा रहता है, मतलब ये नॉर्मल एक शेप है हम लोगों का, ठीक है। अब इस हाथ वाले पार्ट को हम दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं, तो दूसरे डायरेक्शन में कैसे लेके जाएंगे? जो हम लोग का नॉर्मल एक नेचुरल शेप है, अगर उससे दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे तो उस केस में डेफिनेटली वहां पे हम लोगों के हाथ में दर्द होगा। नहीं अगर ऑप्शन पता है तो कभी आना मेरे ये ऑफिस में, हम बताएंगे तुम्हारा दर्द कैसे हो सकता है। उस हाथ को पकड़ के मोड़ेंगे, फिर पता चल जाएगा तुमको कि दर्द का क्या चीज होता है, स्ट्रेन क्या चीज होता है। तो जब 120 डिग्री एंगल होना चाहिए था, उसके जगह पे अगर 60 डिग्री एंगल हो गया तो मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग हमेशा अवॉइड करके चलना। कार्बन के केस में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, बट अदरवाइज बाकी एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए 3 मेंबर्ड रिंग वाले पार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाएंगे, पहला चीज। तो अब अगर 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बना सकते तो क्या करें? तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो बनाना है। लॉजिक क्या लगा है? चलो ठीक है, बोरोन वाला पार्ट को डाल दिया ऐसा। अब अगर इसको डायरेक्टली अटैच करते तो उस केस में 3 मेंबर रिंग बन रहा है, तो डायरेक्टली अटैच नहीं करते हैं हम लोग, बीच में नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो इसके थ्रू अगर इसको अटैच करेंगे तो हम लोग का 3 मेंबर रिंग वाला पार्ट नहीं बनेगा, वो 3 की जगह 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 देख के लग रहा है ट्रायंगल, बट एक्चुअल में 6 मेंबर रिंग बन गया। तो इस केस में 6 मेंबर रिंग तो बन गया। अब उसके बाद 6 हाइड्रोजन है। बोरोन का 2 बॉन्ड है कंप्लीटेड, एक बॉन्ड बनाना भी है, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तो दूसरे हाइड्रोजन के दूसरा बॉन्ड, तीसरे हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड, और नाइट्रोजन वाला पार्ट भी 2 बॉन्ड बना रखा है। तो एक नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, तीसरे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, और इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। तो ज्यादा सुंदर स्ट्रक्चर देखने के लिए 6 मेंबर्ड रिंग में हम लोग एक हेक्सागन के टाइप का शेप बनाया करते हैं। तो BN इस टाइप का स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। और हर एक एटम के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, जिसको देख के तुमको याद आ रहा होगा बेंजीन का, बट दिख करके ऐसा लग रहा है सर बेंजीन तो नहीं दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन भले ही दिख रहा है। उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। काहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? मूवी अभी बाकी है, थोड़ा वेट करो इस चीज का। केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीशन के टाइम पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैक बॉन्डिंग, तब वहां पे पता चलेगा कि यहाँ वाले पार्ट में इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्यों एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है। और बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए इस चीज को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोले तो ज्यादा बेटर है। और कोई डाउट किसी को यहाँ तक के पार्ट में? 3 मेंबर्ड रिंग क्यों नहीं बन सकता, वो नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, रट लो, अभी नहीं बनाना है 3 मेंबर रिंग। और कोई डाउट? कुछ चीजों को समझने का टाइम लगेगा, अभी के लिए याद रखो कि 3 मेंबर रिंग नहीं बनाना है, पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाना है, एक बना लो पर दूसरा पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाना है, और 3 मेंबर रिंग भी नहीं बनाना है। और कोई डाउट? सर रिंग बनाना तो ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हम सिमेट्रिकल बनाने का लॉजिक दे रहे हैं। एग्जिस्ट तो मॉलिक्यूल कैसा भी कर सकता है, बट पॉइंट ये है कि जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा ही बनाना है। तो हम जो लॉजिक दे रहे हैं उसको अगर सीखो तो जिंदगी आसान है, नहीं सीखो तो और मजा आएगा लाइफ में। लाइफ में फन होते रहना चाहिए। और कोई डाउट? चलो देखो, जैसे एक और मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, H2H2O6, इस चीज को हम लोग मार्शल्स एसिड बोलते हैं। कुछ कॉमन नाम ध्यान रखना। जैसे मान लो सेंट्रल एटम डिसाइड किए, तो सल्फर दिख रहा है तो 2 सल्फर दोनों को सेंट्रल एटम बना दिया। अब उसके बाद क्या करे? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका मतलब OH ग्रुप बनेगा। 2 OH ग्रुप बनाया, दोनों को एक डाल दिया, ऐसा प्लेस कर दिए। अब उसके बाद ऑक्सीजन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में जैसे एक ऑक्सीजन डाला तो दूसरे पे एक ऑक्सीजन डाला, यहाँ एक ऑक्सीजन दूसरे पे एक ऑक्सीजन, तो आराम से हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग का दोनों एटम को आपस में अटैच करना है, तो ऐसा अटैच कर दिया। सल्फर पे टोटल बॉन्ड कितना है? तो 2 2 4 2 6, और सल्फर के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब अपना स्ट्रक्चर सही है, दूसरा स्ट्रक्चर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को हम लोग मार्शल एसिड बोलते हैं।
फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर का डिस्कशन करें, इसको नोट कर लो, ये दोनों स्ट्रक्चर नोट कर लो। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे उसमें दे रखा है तो नोट डाउन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में तो तुमको वैसे भी सॉल्व करते वक्त नोट करना है, तो हम नोट नहीं करने का टाइम नहीं दे रहे, छोड़ सकते हैं। एक ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना P4O6, जैसे हम जो नॉर्मली लॉजिक देके चल रहे थे कि हमेशा कार्बन का दिए नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना होता है, ऐसा हमेशा तो ट्रू नहीं है, कहीं कभी कुछ ना कुछ अलग अलग केसेस भी एग्जिस्ट करता है। P4 का स्ट्रक्चर ये होता है, इनफैक्ट रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर ये होता है। जब हम लोग P4O6 बनाते हैं तो पहले हम लोग P4O10 में बोले थे हर जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ, लेकिन P4O6 में हर जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होता है, हर एक बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन डालना होता है, ऐसा हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो अपना स्ट्रक्चर है, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, यहाँ भी फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, यहाँ भी फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, और उसके अलावा इन दोनों फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे भी, ये अपने P4O6 का स्ट्रक्चर है जिसको याद रखना होगा। और उसके अलावा फिर हम लोग का क्या बोला, ऐसा काहे, क्या बोल रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा देवांशु। सर ऐसा क्योंकि वहाँ पे दो पी के बीच में ऑक्सीजन को डालना पड़ रहा है। तुम्हारा दो ही हाथ क्यों है, एक हाथ क्यों नहीं है, 1.5 हाथ क्यों नहीं, ये बताओ। सर पर दोनों स्ट्रक्चर तो सही ही ना जा रहा था, अगर पी के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी सही गलत छोड़ो, तुम्हारे पास एक हाथ में 5 उंगली क्यों है, 6 भी तो होता है लोगों का, तुम्हारे पास 5 क्यों है? होता है, तुम्हारे पास 5 क्यों है? 6 वाले से कभी आज तक सवाल पूछा है, ऋतिक रोशन से सवाल पूछा है क्या तुम्हारे पास 6 उंगली क्यों? क्या पता, पूछना चाहिए ना, तुम्हारे पास 5 उंगली तो उसके बाद 6 उंगली क्यों? पूछ के हमको जवाब देना, तुम जिस दिन ये पूछ के हमको जवाब देगा उसी दिन हम तुमको ये भी जवाब देंगे, ठीक है, ऐसा क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे ध्यान दो, P4S3 वाले पार्ट में हम लोग इनफैक्ट केवल 3 ही बॉन्ड में सल्फर होता है, तो कोई भी एक फास्फोरस पकड़ लो और उस फास्फोरस वाले पार्ट के किसी भी एक पार्ट के साथ, मतलब उस फास्फोरस के साथ कोई भी जो 3 बॉन्ड से उसमें सल्फर वाले पार्ट को प्लेस कर दो, कोई भी एक फास्फोरस ले लो, वो ऊपर वाला ले, नीचे वाला ले, साइड वाला ले, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते थे। जैसे अगर मान लो कि हम लोग ये स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, मान लो अगर हम लोग ये फास्फोरस लेके चलते हैं तो उसके इसमें इस फास्फोरस के एक बॉन्ड में सल्फर, दूसरे बॉन्ड वाले पार्ट में सल्फर, तीसरे वाले पार्ट में सल्फर, तो P4S3 का एक ये स्ट्रक्चर है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस चीज को शायद हम लोग मैच स्टिक में यूज करते हैं, इस कंपाउंड वाले पार्ट को हम लोग मैच स्टिक में यूज करते हैं, बट उस चीज को अभी नोट मत करना, नोट कर ले दोनों स्ट्रक्चर्स अगर नोट करना है तो। ऑल्दो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा होगा, सम यूनिक स्ट्रक्चर्स में हम अलग से फिर से बताएंगे ही, फिर से आएगा ये चीज। और इसके बाद फिर हम लोग जो एक छोटा सा डिस्कशन बाकी रह गया कि अगर चार्ज हुआ तब उस केस में क्या करेंगे, तो जैसे एक चीज सोच के देखो, अगर चार्ज हुआ तो उस केस में क्या करना चाहिए। एक लॉजिक तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 के केस में क्या बोल रहे थे, ये सेंट्रल एटम डिसाइड करो, जितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उससे OH ग्रुप बनाओ, तो यहाँ 2 OH ग्रुप बनाया और उसके अलावा फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लेस किया। नाइट्रोजन फास्फोरस हुआ तो इन जनरल हम लोग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाते थे। तो एक चीज सोच के देखो, SO4 वाला पार्ट, मतलब सॉरी H2SO4 वाला जो पार्ट है, अगर बचपन की बातें याद करें तो यहाँ से 2H+ हटता है, तो वहां से हम लोग के सल्फेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर वाले केस में हम क्या बोल रहे थे कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो OH ग्रुप, और OH ग्रुप बना कहाँ से, तो जो ये H वाला पार्ट, सॉरी OH वाला पार्ट जो बन गया वो तो है ही, फिर वहां से H+ हटा कहाँ से, तो जो हम लोग का OH वाला पार्ट है वहीं से तो H+ हटेगा, एक OH हटा है, एक OH से H+ हटा, दूसरे OH से H+ हटा। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर हम लोग H2SO4 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जब H+ हटा रहे थे तो एक्चुअल में जो ऑक्सीजन वाला पार्ट था उसी से H+ हट रहा था, तो निगेटिव चार्ज भी वहीं पे आएगा। तो यहाँ एक लॉजिक दे सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो जितना ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है, जितना नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, उतना O- बना दो।
तो 4 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब हम लोग आराम से यहाँ से 2 O- बना सकते हैं। जैसे 2 OH ग्रुप बनाते थे वैसे 2 O- बना सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन माइनस डालते हैं तब उसके इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीजन वाले पार्ट की बात करते थे तो इसको 2 बॉन्ड बनाना होता था। ऑक्सीजन वाले में अगर माइनस चार्ज डाल दिया हम लोग तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों का सल्फर सेंट्रल एटम 2 O- को सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया और O- को एक ही बॉन्ड बनाना है, और उसके बाद बाकी बचा 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ से H+ हटाए माइनस चार्ज बनाए, यहाँ से H+ हटाए माइनस चार्ज बनाए। अगर किसी ने 10th क्लास में NCERT का तैयारी किया होगा ढंग से, तो इस केस में हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज किया करते हैं, मतलब सॉरी NTSC का तैयारी किया होगा, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वाला पार्ट। तो H2SO4 से जब एक H+ हटाते हैं HSO4- बनाने के लिए ये चीज, तो इस चीज को हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं। फिर इससे जब एक और H+ हटाएंगे तो HSO4- का कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोगों के कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो जितना O- बना सकते हैं उतना O- बना लो। गिवन कंडीशन फास्फोरस नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे ही लगाएंगे हम लोग। तो एक तो ये केस हो गया अगर ऑक्सीजन के साथ हम लोग का नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो। बट उसके अलावा अगर हम लोगों का कोई भी दूसरा एटम है जिसमें ऑक्सीजन वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करे, इनफैक्ट सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों हो सकता है, बट अगर ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा इन जनरल कोई और एलिमेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ऑक्सीजन के केस में पॉजिटिव भी मैटर नहीं कर रहा, ऑक्सीजन के केस में जब नेगेटिव होगा तभी O- बना रहा है, पॉजिटिव हुआ तो फिर हम लोग अगले ही कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरे एटम्स हो और उसमें नेगेटिव चार्ज हो, या इन जनरल केवल पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तब उस केस में सेंट्रल एटम वाले पार्ट के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज या फिर वो नेगेटिव चार्ज देने की कोशिश करते हैं उन्हें हमेशा हम लोग। जैसे मान लो CH3- है, तो CH3- वाले पार्ट में कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन के अलावा 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा ऐसा बोल सकते हैं। और कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में से 3 बॉन्ड में चला गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच गया और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के जैसा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो एक लोन पेयर के जैसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जब भी कभी एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक उसका खुद का इलेक्ट्रॉन होगा और एक वो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन एक पेयर के फॉर्मेट यूज कर रहा होगा। तो लोन पेयर दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव चार्ज देके भी काम किया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोगों का हमेशा नेगेटिव चार्ज खाली बैठा रहे। जैसे मान लो BH4- है, तो बोरोन वाले पार्ट के ऊपर 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बट 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बन रहा होगा? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे ऐड कर दें तो टोटल मिलाकर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए। अब उसके बाद फिर हम लोग आराम से चारों के ऊपर एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो आराम से BH4- का स्ट्रक्चर ये बनाया जा सकता है। मान लो अगर हम लोग ये कंपाउंड बनाते हैं ICl2-, तो ICl2- वाले पार्ट में आयोडीन सेंट्रल एटम है, दोनों क्लोरीन को बाजू में डाल दिया, बाहर वाले का ऑक्टेट पूरा करा दिया। आयोडीन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज जब ऐड करेंगे तब उस केस में हम लोग का टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। अगर 6 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर आराम से मेंशन कर सकते हैं, और इसके बाद जो माइनस चार्ज है बाहर डाल सकते हैं। हर नॉर्मली माइनस चार्ज डालने का मतलब है कि अपने लॉजिक के हिसाब से हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर सेंट्रल एटम में रिक्वायर्ड है तो सेंट्रल एटम में डालो, बाहर रिक्वायर्ड है तो बाहर डालो, या फिर हम लोग अंदर भी यहाँ पे माइनस सकते थे आराम से। तो ICl2- वाले पार्ट का ये स्ट्रक्चर कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलर टाइप से अगर ICl2+ लेके चले तो आयोडीन सेंट्रल एटम, 2 क्लोरीन वाला पार्ट हम लोग का साइडेड एटम होगा, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आयोडीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, 6 में से 2 बॉन्ड में चला गया और बॉन्ड के बाद बचा अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज,
या ICl2+ का स्ट्रक्चर कंसिडर किया जा सकता है। एक चीज ध्यान दो, जैसे आयोडीन का अगर हम लोग कोवेलेंसी डिस्कस करते थे तो आयोडीन का कोवेलेंसी 1357 होता था, बट ऊपर में 2 है, नीचे में भी 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ऊपर में आयोडीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया या फिर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने से कोवेलेंसी वाला पार्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। मान लो अगर हम लोग ये मॉलिक्यूल लेते हैं, ये एग्जांपल ध्यान रखना थोड़ा, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। I3-, इस एग्जांपल को ऐसा कंसिडर करना, I2-, क्वेश्चन नंबर ये पार्ट ICl2-, सिमिलर टाइप का पार्ट इसको कंसिडर करना I2-। तो यहाँ से आयोडीन के दोनों तरफ आयोडीन है। अब उसके बाद सेंट्रल एटम वाले पार्ट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। तो यहाँ पे I2- का स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं। और सिमिलर टाइप से हम लोग I3+ का स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करें तो इस चीज को हम लोग I2+ के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला पार्ट सिमिलर टाइप से आयोडीन सेंट्रल एटम, इसके आजू बाजू हम लोग का 2 आयोडीन वाला पार्ट होगा, और उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन में से एक हट गया, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, 6 में से 2 बॉन्ड में चला गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आराम से 2 लोन पेयर बना के काम कर सकते हैं I2+ का स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना, बहुत जगह पे तुमको बार बार सवाल दिखाई देगा क्योंकि लोगों को याद ही नहीं होता कि I3- का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बाकी जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर लेके चलते हैं CO3 2-, तो सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन। फिर उसके बाद कितना O- बनाएंगे? तो 2 O- बनाएंगे। उसके अलावा एक और ऑक्सीजन है, तो एक जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक जगह सिंगल बॉन्ड, ये अपना कार्बोनेट आयन कंसिडर किया जा सकता है। ये सब तो कुछ चीज, कुछ घटिया स्ट्रक्चर्स है जो तुम लोग को मालूम होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तुम्हारे 129 मॉलिक्यूल्स आराम से बन जाएंगे। अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर में तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आराम से खुद से आंसर देख करके थोड़ा स्लो, खुद से स्ट्रक्चर वाले पार्ट को देख करके समझना है कि स्ट्रक्चर कैसा एग्जिस्ट कर रहा है। जिस कंपाउंड का जैसा स्ट्रक्चर दे रखा तुमको वही स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर इस जनरल कन्वेंशन पे जो जनरलाइजेशन हम पुट किए, उस जनरलाइजेशन वाले पार्ट पे अगर वो चीजें फिट नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट करता है तो अपने को वैसा ही याद रखना है। इनफैक्ट उसको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना। 2-4 कलरफुल पेन उसमें यूज कर लेना। 2-4 कलरफुल पेन का मतलब ये नहीं कि चारों बॉन्ड बनाने के लिए 4 अलग अलग पेन यूज कर लेना। एक ही पेन को अलग पेन, मतलब कोई रेड पेन यूज कर लो या ग्रीन पेन यूज कर लो, बट उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखना ताकि उसको कभी भी पलटते वक्त पेज में उस पर नजर चला जाए और उसको एक बार फिर से देख ले। क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर बार बार बोले, अगर बार बार बोलेंगे और सवाल इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स पे आता है तो आंसर गलत करने के चांसेस है। इसमें लॉजिक डेवलप नहीं कर सकते हम लोग, लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। बात सिंपली ऐसी ही है। तो ऊपर से छापना शुरू करो, CH3-, PH4-, फटाफट छापते जाओ। और आज की है, हम इतना ही होमवर्क दे रहे हैं। तुम्हारे जो 129 मॉलिक्यूल्स है वो फिर से होमवर्क होगा, और उसके अलावा फिर बाकी कोई और होमवर्क नहीं है। हाँ, एक चीज बोलेंगे हम, अच्छा तुम्हारे बुकलेट में हम कुछ पार्ट स्टडी करने बोलेंगे, उस चीज को स्टडी करके देखना। क्लास में कोवेलेंट बॉन्डिंग शुरू करेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, पाई बॉन्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, और उसके बाद फिर बॉन्डिंग कैसे है, उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी है, जिसमें हम लोग हो सकता है शायद नेक्स्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट शुरू कर ले। तो आराम से अगले वीक क्लास शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीक टेस्ट मत रखिएगा संडे को। काहे नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? सर यहाँ पे जल्दी शुरू हो रहा है, स्कूल में पढ़ना पड़ेगा उसके लिए इंग्लिश ही सब। तो पढ़ो, उसमें हम क्या करें? हम तुमको IIT JEE का तैयारी करा रहे हैं और ये क्या बोलते हैं, जे मेंस का तैयारी करा रहे हैं, हम तुम्हारे स्कूल का तैयारी करा रहे हैं। स्कूल का तैयारी भी तुमको अलग से करना पड़ेगा जी। क्या पढ़ा है जिंदगी में आज तक? इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा ना। हम बोर्ड के एग्जाम के लिए पता है तो मतलब एक दिन केवल हिंदी पढ़े थे, केवल एक दिन हिंदी पढ़े थे। 12th बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं, केवल एक दिन, और उसमें 80 नंबर ले आए थे। इंग्लिश हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए था क्योंकि इंग्लिश मेरा पहले से खराब था, बट इंग्लिश में हम ध्यान नहीं देते। उसमें भी हम एक ही दिन पढ़ाई गए, मतलब सॉरी इंग्लिश 2 दिन पढ़ाई गए, 67 मार्क्स आया। एक दिन पढ़ करके 80 नंबर ले आते आदमी बोर्ड में। अब तुम लोग पता नहीं पाए क्या दुखी रहता है, जबकि बचपन से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा है।
कोई छुट्टी नहीं मिलेगा एक किसी दिन को। भी क्लास तो, ठीक से तो अटेंड नहीं किया हुआ है। तुम्हारे पुराने सीनियर्स लोग अब जाकर के दुखी होते कि सर मतलब स्कूल पे उतना ध्यान नहीं देते तो अच्छा रहता। तो बोले हम अब क्या करें, जब बोलते थे तब तुम लोग को समझ नहीं आया, तो हम लोग भी लीनियंसी के साथ छोड़ देते थे। अब तुम लोग के साथ लीनियंसी नहीं होगा, हम लोग के साथ स्ट्रिक्टनेस ही रहेगा। तुमको स्कूल जैसे करना है तुम जानो, रेड बुल पी के एग्जाम दो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। रेड बुल पी के एग्जाम दो, रिवाइटल खा के एग्जाम दो, जो करना है करो। हम लोग का जो काम चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तुम लोग का तो क्लास कम लगा हुआ है, वीक में 4 दिन क्लास लग रहा है मैक्सिमम, अब जाके 5 दिन क्लास लगना शुरू हुआ है। 12th वालों का देखता है क्लास वीक में 6 दिन क्लास होता है, जबकि हाँ बोलो सर लगातार 3 दिन क्लास कर देते हैं, उसमें टाइम बचता है। लगातार 3 क्लास कर दे यस सर। यार, लगातार 3 क्लास में लोगों का नेट खत्म हो जाए हो जा रहा है, 12th वालों का नेट गायब हो जाता है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम। और दूसरा है कि लगातार स्क्रीन पे देखते रहने से मतलब उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे लोग लास्ट क्लास के टाइम पे, ये दिक्कत हो रहा है। लगातार छोटे से फोन में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी 3 क्लास लेते हैं पर डे, तो एकदम मेरा आंख इतना दर्द कर रहा है क्योंकि हम बाकी टाइम पे भी स्क्रीन पे ही रहते हैं, और उसके बाद 3 क्लास लगातार ले लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, स्क्रीन देखने का ही मन नहीं करता है, जबकि हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे काम कर रहे हैं और हम हर जगह डार्क मोड यूज कर रहे हैं तभी भी। तो इसलिए 3 क्लास वाला चीज हम प्रेफरेबल नहीं कंसिडर करेंगे। बट ठीक है ना, 2 क्लास हो रहा है और अपना मजे से होमवर्क ट्राई करते जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है, धीरे धीरे क्लास चलेगा आराम से। अच्छा तुम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एक दिन क्लास ना हो तो आराम फुर्सत से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन कर सकते हैं कि मतलब जो हम लोग का 5वां क्लास है, मतलब 5 दिन क्लास है, उसके जगह पे किसी 2 दिन, जैसे हम लोग लास्ट वीक शायद लगाए थे, तो किसी 2 दिन 3 दिन क्लास कर देंगे, तो 1 दिन 2 दिन 3 क्लास हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को कर देंगे तुम लोग के लिए प्रेफरेबली, क्योंकि सैटरडे को तुम्हारा स्कूल बहुत सारे लोग का नहीं होता है, उस दिन तुम लोग के लिए आराम रहेगा। चलो खैर, छापो अभी पहले इस चीज को। सर वाला में आंसर देखने में समझ में नहीं आ रहा था उतना। नहीं समझ में आ रहा था तो हम क्या करें, मछली खाओ सर अगली बार तो थोड़ा सा क्लियर रखिएगा उसमें। मछली खाओ, दिमाग बढ़ाओ, या फिर बादाम खाओ। मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। नहीं, कॉम्प्लान पिलाने से तो हाइट बढ़ता है, दिमाग नहीं बढ़ता है। दिमाग किस चीज से बढ़ता है? हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा। हम बचपन में ना मार बहुत खाए हैं और खाना भी बहुत खाए हैं। हम लोग घर में जैसे होता है ना कि ये हर एक मिडिल क्लास का कहानी है, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है ना भी हो, गलत भी हम बोल रहे हो, कि जैसे तुम्हारे घर में मम्मी जो स्पेशल आइटम होता है, काजू बादाम, कुछ अच्छा बिस्किट या नमकीन, सब छुपा के रखती है। हम लोग के घर में भी होता था, तो दिमाग लगाना पड़ता है ना उसको। अब लोग बोलते हैं बादाम खाओ तो दिमाग बढ़ेगा, ऐसे बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, बादाम ढूंढने के लिए दिमाग लगाना पड़ता था, तो दिमाग अपने आप बढ़ जाता था। सर एक बात पूछे। हाँ, I3 माइनस को I2 माइनस क्यों लिखे? I माइनस I2 क्यों नहीं लिखे? लो ठीक है, मतलब लिखने का तरीका ICL2 माइनस ऐसा ही होता है, I माइनस CL2 नहीं होता। चार्ज हमेशा सबसे लास्ट, सब ब्रैकेट के बाद भी कहीं के दिया हुआ रहता है, तो इसलिए ऐसा लिखे। सर आदित्य टावर वाला ऑफिस छोड़ दिए क्या? हाँ यार, छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि काफी रेंट है वहाँ पे जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग को चलाना तो है। आप कहाँ पे रहेगा? हम लोग 2-3 जगह बात किए तो है, देखते हैं कहाँ पे सबसे सुटेबल रहेगा। एक तो देख रहे हैं अभी, मतलब 2-3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं।
कि वहाँ पे जाएंगे, तो अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा ना। सबसे बड़ा चीज ये है कि बाहर के स्टूडेंट अभी आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता। अगर आएंगे तो फिर से दूसरा जगह लेंगे। तो देखते हैं, मॉल नहीं जा रहे, टेंशन मत लो, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लॉसेस हुए हैं, तो इसलिए छोटे ऑफिस में जाना हम लोग के लिए मस्ट कंडीशन है, क्योंकि चलाना है कोचिंग, बंद नहीं होने वाला। वैसे तुम लोग ये बोल सकते हो दूसरे लोगों, जिन लोगों से सुनने में आया था ना तुम लोगों को बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया, तो उनसे पूछना जरूर जा करके, एक बार पूछना, बड़ा मजा आएगा पूछने में। अरे आप तो बोल रहे थे बंद हो गए, लोग तो चला रहे हैं, और बंद क्या, हम तो एक और स्टार्टअप शुरू कर दिए, बंद कैसे हो गया? पूछना जरूर जा करके, ये सवाल पूछने लायक है। हम लोग का क्लास तो रेगुलर चल रहा है, अब तो पर डे 17, 18, 19 क्लासेस चल रही है। इतना क्लास चल रहा है कि स्टूडेंट लोग बोलते रहे 12th वाला कि सर अब रोक दीजिए, कुछ छुट्टी डाल दीजिए, एकदम थक गए हम लोग क्लास कर करके, तब छुट्टी डालना पड़ा उन लोगों को। देखा होगा टाइम टेबल में सिर्फ छुट्टी है उन लोगों का, और क्लासेस होती ही जा रहे हैं, हर 14 दिन पे टेस्ट होते ही जा रहा है। रिवीजन क्लास, जेई एडवांस वाले स्टूडेंट्स उन लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है। जेई एडवांस का रिवीजन क्लास पूरी दुनिया में कोई नहीं चला रहा, जेई मेंस का भी कोई नहीं चला रहा, हम लोग चला रहे थे। कुछ टॉपिक का रिवीजन करा रहे थे, सबका कोई नहीं करा रहा था, कहीं कोई कोचिंग नहीं, फिर जी, आकाश, पाताल, कोई नहीं करा रहा था। तो पूछना जरूर किसी से, जो लोग से सुने होंगे ना कहीं से जाके, उनसे पूछना जरूर कि बंद तो हुआ नहीं, अब बताइए। दूसरे इंस्टीट्यूट वाले से उनका बहुत सेक्रेसी में सर काम चलता है। क्या करते हैं सर दूसरे इंस्टीट्यूट से ओपनली ज्यादा कुछ नहीं कर रहे वो, ना कि